अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एसओपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आज हमने जो अपना टॉपिक डिस्कस करना है फ्रॉम यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट इज़ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने जो है वो एटम की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि एटम की किस तरह से बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एंड देन हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा था कि एटम्स के ऐसे एलिमेंट के ऐसे एटम्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उनके एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं, विच आर नोन एज आइसोटॉप्स। तो आज हम लोगों ने जो है वो इस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को जो है वो पढ़ना है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नेचुरल है, मतलब ये नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करती है। आप उसको जो है वो खुद से ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म नहीं करवाते हैं, खुद से ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवाते, ये नेचर में अपनी मर्ज़ी से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और परफॉर्म भी होते हैं। आज के हमारे लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है, कि इसकी जो है वो हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिस्कवर हुई और किस तरह से लोगों ने जो है वो इसको आगे बढ़ाया और कितनी टाइप की रेडिएशन जो हैं वो इस रेडियो एक्टिविटी के रिजल्टेंट में रिलीज़ होती हैं। देन हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में, कि हमारे इन्वायरमेंट में जो रेडिएशंस वगैरह प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, कहाँ से आई हैं। एंड देन अबाउट द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस, के जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो किस तरह के जो हैं वो रिएक्शंस टेक प्लेस हो सकते हैं इनसाइड अ एलिमेंट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इन 1896 Henry Becquerel was a scientist who accidentally discovered, ठीक है, कि उसने कोई जानबूझ के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था या वो इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करना चाहता था, एक्सीडेंटली जो है ये काम उससे हुआ था कि उसकी ड्रॉर में जो है वो कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स पड़ी हुई थी और उसने जब उनको देखा तो ही ऑब्जर्व कि उन फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है ना वो डार्क हुई थी कुछ एरियाज से, जिसका ये मतलब था कि इनके ऊपर कोई रेडिएशंस आकर फॉल की हैं जिसकी वजह से ये पोर्शन जो है वो उन फोटोग्राफिक प्लेट्स का डार्क हुआ है। तो उसने फिर ये जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि ये जो प्लेट्स डार्क हुई हैं ये किस वजह से हुई हैं। तो उसने जो है जब जो मटेरियल्स उसके ड्रॉर के अंदर पड़े हुए थे, देयर वर सम क्रिस्टल्स ऑफ द यूरेनियम एलिमेंट, ठीक है, यूरेनियम की जो है वो क्रिस्टल्स थी। यूरेनियम, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डार्कन द फोटोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है। तो एक्सीडेंटली उसने जो है वो इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था कि जो है कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं नेचुरली, ठीक है, नेचुरली उनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशन जो है वो किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर सकती हैं और लेटर उसने इन रेडिएशंस को जब स्टडी किया था तो उसने ये भी स्टडी किया था दैट दीज रेडिएशंस कैन आयोनाइज अ गैस, ठीक है। अगर एक गैस के अंदर से इन रेडिएशंस को पास करवाया जाएगा तो ये जो है उस गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, वहाँ पे जो एटम्स मौजूद हैं उनको सेपरेट करवा कर आयंस के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो सब्सिक्वेंट जो है वो इसके प्रोसेस के अंदर डेवलपमेंट्स होती रही और बाद में जो है ये भी डिस्कवर किया गया कि कुछ और एलिमेंट्स भी जो हैं, सिर्फ यूरेनियम ही ऐसा एलिमेंट नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इन रेडिएशंस को इमिट करने की एबिलिटी रखते हैं। मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी देवर हस्बैंड वाइफ और उन दोनों ने जो है वो दो न्यू एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए थे जिनको उन्होंने नाम दिया था मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी, ठीक है। उन्होंने जो है वो दो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, दे वर नेम्ड एज रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है। ये दो न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने डिस्कवर किए थे, ठीक है। और मैरी क्यूरी ने कहा था कि ये जो रेडिएशंस वगैरह जो हैं एलिमेंट्स के अंदर से निकलती हैं, इस प्रोसेस को उसने नाम दिया था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, कि ये जो एमिशन ऑफ रेडिएशन है बाय अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, दिस इज़ नोन एज द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो जो है इसको हम डिफाइन करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को, द स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है, खुद ब खुद जो चीज़ अकर हो रही होती है उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल
न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट्स इन रेडिएशंस को इमिट करते हैं उन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। ठीक है, ये जो हमारे पास रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं दैट इज़ ड्यू टू द डिके ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से वो क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं टू चेंज इटसेल्फ इनटू अ मोर स्टेबल फॉर्म। तो रेडिएशन इमिट करके वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेकर आते हैं और वो जो रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। और जो एलिमेंट्स इन रेडिएशंस को इमिट करते हैं उनको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। द एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है और जो एलिमेंट्स इन रेडिएशंस को इमिट करते हैं दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब इनकी नेचर को स्टडी करने के लिए या कितनी टाइप की रेडिएशन जो है वो मेरे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से निकल सकती हैं, उसके लिए हमने जो है वो एक अरेंजमेंट बनाई है जिसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को जो है वो प्लेस किया है। रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो होती हैं उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं दे आर हार्मफुल, तो दैट्स वाई इनको जो है वो एक प्रॉपर जो है वो एक इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर जो है वो रखा जाता है ताकि ये रेडिएशन जो है वो यहाँ से निकलकर डायरेक्टली हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट ना कर सकें। तो ये है जी इसकी अरेंजमेंट जिसको हमने टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए बनाया है। इसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। ये कोई भी जो है वो हमारा ये समझ लें आप इंसुलेटेड बॉक्स है, इसके अंदर हमने जो है ये सोर्स प्लेस कर दिया है, रेडियो एक्टिव सोर्स जो कि रेडिएशंस को इमिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ये रेडिएशंस निकलेंगी, इनको हमने जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है। दिस क्रॉस शोज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो इस सोर्स के अंदर से जो है वो अब रेडिएशंस निकलेंगी और इन रेडिएशंस को जो है वो फिर ऑब्जर्व किया गया था कि ये रेडिएशंस कौन सी डायरेक्शन में इमिट होती हैं। यहाँ से जो है वो 3 टाइप की रेडिएशन जो है वो निकल रही थी, जिनमें से एक रेडिएशन जो है हमारी वो तो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाती है। ठीक है, एक टाइप की रेडिएशंस थी जो कि हमारी जो है टुवर्ड्स लेफ़्ट बेंड हो रही थी और एक टाइप की रेडिएशंस थी विच वर बेंडिंग टुवर्ड्स द राइट। और यहाँ पर आगे जो है वो हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर जाकर जो है ये निशान लग रहे थे हमारी रेडिएशंस के, जहाँ से हमें पता चला कि इन पॉइंट्स पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आया है। दिस इज़ फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब ये देखें जो रेडिएशन स्ट्रेट गुजर गई हैं, मतलब उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, ये शो करती हैं कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, दे वर न्यूट्रल और उन्होंने अपने स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू रखा। दूसरी टाइप की जो 2 रेडिएशंस हैं वो देखें, दे आर बेंडिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई चार्ज है एंड दे आर बेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एक लेफ्ट की तरफ बेंड हो रही है, एक राइट की तरफ बेंड हो रही है, जो ये शो करती है कि इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है एंड द चार्ज इज़ ऑफ ऑपोजिट नेचर। ठीक है, क्योंकि इनकी बेंडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि इनके ऊपर चार्ज भी ऑपोजिट होगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में जो ये बेंड हुई हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर बेंड हुई हैं। जो रेडिएशंस हमारी स्ट्रेट ट्रैवल कर जाती हैं इनको हम नाम देते हैं गैमा रेडिएशंस का, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, गैमा रेडिएशंस हैं ये हमारी। इन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं जो कि लेफ़्ट की तरफ बेंड हो रही हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स का या अल्फ़ा रेडिएशंस का, और ये जो है दे आर नोन एज बीटा रेडिएशंस या बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, ये 3 टाइप की रेडिएशन जो हैं वो हमारे
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से निकलती हैं। एक वो है जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो स्ट्रेट ट्रैवल कर जाती हैं, दे डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन। अल्फा और बीटा पार्टिकल जो हैं हैविंग चार्ज, ये दे बेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, इनके ऊपर चार्ज है और इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है एक दूसरे के लिहाज से, इसीलिए ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर एक दूसरे को बेंड कर लेती हैं। तो ये जो है वो 3 टाइप की रेडिएशन हैं जो कि हमारे किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से जो है वो निकलती हैं। ये रेडियो एक्टिव सोर्स था, इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और रेडिएशंस की जो है एमिशन को हमने ऑन फोटोग्राफिक प्लेट ऑब्जर्व किया और इन टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को हमने डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने बेटा पढ़ना है बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं। हमारे इन्वायरमेंट में हर तरफ जो है वो रेडिएशंस मौजूद होती हैं। तो द रेडिएशंस प्रेजेंट in our atmosphere due to different radioactive substances। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस का। अब ये रेडिएशंस का सोर्स क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ से जो है वो मौजूद होती हैं। तो इनका सोर्स जो है ना हवा में, पानी में, ज़मीन में, हर जगह पर जो है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो होती रहती है और इस एमिशन की वजह से हवा में, पानी में, ज़मीन में, हर जगह पर जो है ये रेडिएशन जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, सो एवरीवेयर in rocks, soil, air, water, there are traces of radioactive elements। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसेस हैं और इनकी वजह से रेडिएशंस निकलती रहती हैं और ये रेडिएशन जो हैं वो ज़मीन, पानी, हवा, चट्टानों, हर चीज़ के ऊपर मौजूद होती हैं। अब ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जितना जो है वो आप कह लें कि बारिश और सनशाइन मौजूद होती है, मतलब सूरज की जितनी रोशनी है या जितनी बारिश हमारे जो है एनवायरनमेंट में होती है, उतना पोर्शन जो है वो हमारी ये रेडिएशन जो है बैकग्राउंड रेडिएशन वो भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। लेकिन ये चूँकि नेचुरल सोर्सेज से आती हैं और हमारी बॉडीज़ जो हैं वो इन रेडिएशंस के लिए इम्यून होती हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडीज़ को अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी हुई है कि इतनी रेडिएशन जो है उनको ये आराम से बियर कर सकती हैं। हाँ, इन नेचुरल जो है सोर्सेज के अलावा अगर रेडिएशंस का जो है वो इम्पैक्ट बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में तो वो फिर हमारी सेहत के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती हैं। लेकिन नेचुरली तौर पर जितनी कंसनट्रेशन हमारी एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस की एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज जो कि एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स के अंदर ट्रेसेस की वजह से मौजूद है, वो तमाम की तमाम रेडिएशंस को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। अगर किसी जगह पर रेडिएशंस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ज़रूर हो सकती हैं। दूसरी टाइप की रेडिएशंस है नहीं हमारी कॉस्मिक रेडिएशंस। देखिए बेटा, हमारी जो है वो अर्थ, इसके ऊपर एक तो रेडिएशन जो है वो ये मौजूद हैं जो कि हवा में, ज़मीन में, पानी में, पत्थरों में, जहाँ पे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी वजह से हैं। लेकिन हमारी ज़मीन के ऊपर कुछ रेडियो एक्टिव जो हैं वो रेडिएशंस ऐसे भी होती हैं जो आउटर स्पेस से आ रही हैं। जैसे सूरज है, सूरज के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिजल्टेंट में जो है वो हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और वो जो है वो हमारी ज़मीन तक पहुँचती है। तो ये जो हमारी ज़मीन पर रेडिएशंस आ रही होती हैं दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट सम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में इन नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो है वो आउटर स्पेस से भी आती हैं। और जो रेडिएशंस हमारी अर्थ के ऊपर आउटर स्पेस से आ रही होती हैं उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस का। अर्थ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स receive radiations
from outer space which are called cosmic radiations. ठीक है, इनको हम कॉस्मिक रेडिएशंस का नाम देते हैं, जो रेडिएशंस हमारी आउटर स्पेस से आती हैं। ठीक है, मतलब स्पेस में जितने भी रेडियो एक्टिव जो हैं वो रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होंगे, उनके रिजल्टेंट में जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं एंड दे आर रीचिंग अर्थ, दे कॉन्स्टिट्यूट कॉस्मिक रेडिएशंस। इन रेडिएशंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्राइमरी जो पार्टिकल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, जो प्राइमरी शॉवर होता है रेडिएशंस का, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्जर न्यूक्लियाई। ठीक है, प्राइमरी शॉवर जो है वो इन रेडिएशंस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद ये रेडिएशन जब एटमॉस्फेयर में आती हैं तो आकर एटम्स जो हैं वो हमारे एयर में मौजूद होते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है और गैसेस जो है दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल्स आते हैं, जो प्राइमरी शॉवर होता है रेडिएशंस का, ये आकर इन एटम्स के साथ स्ट्राइक करता है और इस स्ट्राइकिंग के रिजल्टेंट में एक सेकेंडरी शॉवर ऑफ रेडिएशन जो है वो जनरेट कर देता है। ठीक है, तो वो जो सेकेंडरी शॉवर होता है हमारा, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, म्यून्स, एक्सरेज एंड गैमा रेज। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्राइमरी शॉवर होता है रेडिएशंस का, जो कि आउटर स्पेस से आता है। जब ये नीचे आती हैं आकर एटम्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो इस स्ट्राइकिंग के रिजल्टेंट में जो है वो एक सेकेंडरी शॉवर जो है वो जनरेट हो जाता है। ये सेकेंडरी शॉवर ऑफ जो रेडिएशंस हमारा होता है ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, म्यून्स, एक्सरेज एंड गैमा रेज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये सारी मिलाकर जो है वो कॉस्मिक रेडिएशंस बनती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन जो हैं वो बैकग्राउंड रेडिएशंस का 21% होती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी रेडिएशंस मौजूद हैं उसका जो 21% होगा वो हमारी आउटर स्पेस से आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। मतलब इसमें ट्रांसम्यूटेशन हो रही है, चेंजिंग हो रही है एक एलिमेंट की इनटू अनदर एलिमेंट। सो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which parent unstable nuclide changes to a more stable daughter nuclide with emission of radiations। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है हमारे, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। 3 टाइप के रेडिएशंस वो इमिट कर सकते हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ये 3 टाइप की रेडिएशंस को ये डिके करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ मोर स्टेबल फॉर्म, और वो मोर स्टेबल जो न्यूक्लियाइड होता है उसको हम नाम देते हैं डॉटर न्यूक्लियाइड का। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाइड जो है वो अनस्टेबल है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू डॉटर न्यूक्लियाइड के अंदर, जो कि मोर स्टेबल फॉर्म है पेरेंट न्यूक्लियाइड की। और इस प्रोसेस के रिजल्टेंट में इमिट होती हैं रेडिएशंस, और रेडिएशंस हमारी 3 टाइप की हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। और इन तीनों टाइप का डिके जो है वो हमने डिस्कस करना है कि अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाइड जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाइड एक एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के साथ, तो फिर किस तरह का प्रोसेस होगा। अगर बीटा जो है वो रेडिएशन निकल रही है तो फिर किस तरह के रिएक्शंस होंगे, और अगर एक गेमा रेडिएशन जो है वो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकल रही है तो फिर वो प्रोसेस जो है वो किस तरह से टेक प्लेस कर रहा होगा। अब इन तीनों टाइप के डिकेज को हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाइड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एलिमेंट एक्स, और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाइड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एलिमेंट जेड।
तो ये है जी मेरे पास पेरेंट, डॉटर न्यूक्लियाइड, ठीक है। पेरेंट है X, इसका जो है एटॉमिक नंबर Z और इसका जो मास नंबर है वो A, और डॉटर न्यूक्लियाइड जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Y, इसका एटॉमिक नंबर है Z और इसका भी मास नंबर होगा A, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस हो जाएंगी। Z के अंदर जो है वो हमारी कोई ना कोई चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि अल्फ़ा डीके हो रहा है या बीटा डीके हो रहा है या किस टाइप का डीके हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जनरल एक जो है वो X जो है वो पेरेंट है, डॉटर जो है वो Y है, और ये जो है इसके एटॉमिक नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब हम जो है वो अपने डीकेस को जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा हमारे, जब भी वो किसी जो है वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन के रिजल्टेंट में रिलीज़ होते हैं, तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाइड होता है उसका एटॉमिक नंबर जो है, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाइड ने ही डॉटर के अंदर चेंज होना है ना, तो पेरेंट न्यूक्लियाइड के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर में भी आएंगी, उसके एटॉमिक मास के अंदर भी आएंगी, ठीक है। इसका जो जनरल रिएक्शन है हमारा, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि मेरे पास पहले है जी एक पेरेंट न्यूक्लियाइड जिसका एटॉमिक नंबर है Z और इसका मास नंबर है A। दिस इज़ जनरल रिएक्शन। ये जो है न्यूक्लियर डिके के रिजल्टेंट में चेंज हो जाता है इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाइड। इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड इट्स मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियाइड का मास नंबर 4 पॉइंट से कम होगा और वो डॉटर में कन्वर्ट होगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 पॉइंट से जो है वो कम हो जाएगा। उसके साथ निकलेगा एक हीलियम का न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई जो है दैट इज़ बेसिकली एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो हमारा क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है। इसको अल्फा पार्टिकल का नाम भी दिया जाता है हीलियम न्यूक्लियाई को, और साथ में इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। ये हमारा जनरल रिएक्शन है। अगर आप इसको जो है वो एक किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये ऊपर हमारा जनरल रिएक्शन है। इसकी एग्जांपल है इफ़ यू हैव रेडियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 88, इट्स मास नंबर इज़ 226। एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फा डीके ये डॉटर न्यूक्लियाइड रेडॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर रिड्यूस होगा बाय एन अमाउंट 2। Z इज़ 88, इसमें से -2 कर दें तो 88 - 2 इज़ 86। रेडियम है 226, इसमें से 4 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 222, और ये जो चीज़ें हमारी माइनस हुई हैं वो आ जाएंगी हीलियम के अंदर। हमारे रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ जो हमारे एटॉमिक प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विच एटॉमिक मास, वो दोनों साइडों पे जो है वो सेम होना चाहिए, तो ही ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस होता है। इफ़ नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, तो उस केस में आपका एटॉमिक रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं होगा, और इसका मतलब होगा कि आपकी रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो 86 to 88, 222 और 4 226, तो दोनों साइड पे जो है वो हमारे नंबर सेम हैं, और इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में प्लस यहाँ पर रिलीज़ होनी है एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा डीके है। अल्फ़ा डीके के रिजल्टेंट में एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2, एटॉमिक मास नंबर रिड्यूसेस बाय 4, ठीक है। और साथ में इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। उसके बाद जो है हमारा दूसरा टाइप का डीके है बीटा डीके। बीटा पार्टिकल जो होते हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो जब भी बीटा डीके हो रहा होगा इसके जनरल रिएक्शन में इट्स एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। देखिए इसका जनरल रिएक्शन, पेरेंट न्यूक्लियाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे X से, इसका एटॉमिक नंबर है A, इसका मास नंबर है Z। ये जब
डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होगा तो इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी Z नीचे है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, मास नंबर ऊपर होता है। इट्स एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1 और मास नंबर विल रिमेन सेम, प्लस इसके साथ जो है वो एक बीटा पार्टिकल निकलेगा -1 और इसका एटॉमिक मास होगा 0 और साथ में इसकी निकलेगी एनर्जी। ठीक है, ये देखें +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, Z बच जाएगा। तो लेफ्ट राइट साइड पर Z और लेफ्ट साइड पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो Z के इक्वल हैं और यहाँ पे A + 0 = A, लेफ्ट राइट साइड पे A है तो लेफ्ट साइड पे भी A है, तो दोनों साइड के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर जो है दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारा बैलेंस्ड केमिकल जो है वो रिएक्शन है। बीटा पार्टिकल जो होते हैं बेटा दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसको इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मेरा, उसको मैंने हीलियम की न्यूक्लियाई के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, इसी तरह इस बीटा को जो है आप बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन E से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करें, उसके ऊपर जो एटॉमिक नंबर है उसका वो -1 है, इसका चार्ज -1 होता है और इसका कोई मास नहीं होता, तो उसके मास को हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेटा कार्बन जो है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C612, C613 और C614। इसमें जो 14 एटॉमिक मास वाला हमारा आइसोटॉप होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, 12 वाला जो है वो स्टेबल है, 13 भी स्टेबल है, लेकिन 14 जो है वो अनस्टेबल है, वो रेडियो एक्टिव है और वो अपने आप की डिसइंटीग्रेशन जो है वो करता रहता है। तो कार्बन जो है C614 वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बीटा डिके के रिजल्टेंट में इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन, स्टेबल न्यूक्लियाइड है नाइट्रोजन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होगा और प्लस इसके साथ जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीजेज बाय 1 एंड एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीजेज बाय 1 किस चीज़ का, डॉटर न्यूक्लियाइड का, एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। तो ये हमारा है बीटा डिके। उसके बाद हमारा आता है गैमा डिके। गैमा जो होती हैं आपको पता है बेटा उनके ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, ना उनका कोई चार्ज है ना उनका कोई मास है, दे आर जो है वो फोटॉन्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो गैमा डिके के रिजल्टेंट में ना तो आपका एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही हमारा मास नंबर चेंज होगा। जस्ट इस केस में क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इन एक्साइटेड फॉर्म। ठीक है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है वो क्या है, एक जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है। जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट्स को जो है वो रिलीज़ करता है और अपनी स्टेबल स्टेट तो खैर उसको हम नहीं कहेंगे, कि अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर जब वो आता है तो उसके अंदर से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जिसको हम गैमा डिके का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल जो है वो हमारे पास रिएक्शन क्या है कि एक X जो है वो मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाइड है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है और इसके ऊपर ये स्टेरिक जो है ये रिप्रेजेंट करता है दैट इट इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट। ये कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाइड में अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से वापस आ जाता है और प्लस इसके साथ जो है वो गैमा रेडिएशन जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, गैमा रेज जो हैं वो निकलती हैं जो कि हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है कोबाल्ट की। कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 60। 2760 इफ़ इट इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कोबाल्ट 2760 के अंदर। एक्साइटेड स्टेट से ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, प्लस यहाँ से जो है वो गैमा रेज या गैमा रेडिएशन जो है वो निकलेंगी। इस प्रोसेस के रिजल्टेंट में ना तो कोई जो है वो एटॉमिक मास में चेंज आता है और ना ही जो है वो एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। और गैमा डिके जो होता है वो अल्फ़ा या बीटा डिके के साथ ही टेक प्लेस करता है। ये सेपरेटली जो है वो हम इसको नहीं कहते हैं कि ये टेक प्लेस करता है। अगर अल्फ़ा डिके हो रहा होगा या बीटा डिके हो रहा होगा तो उसके साथ साथ ही जो है वो गैमा डिके भी हो रहा होगा। ये जो एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही होती है इसको हम गैमा रेज का नाम जो है वो दे देते हैं। तो ये हैं जी हमारे 3 टाइप के डिके न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशंस के अंदर, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। अल्फ़ा डिके में हमारे हीलियम के जो है वो न्यूक्लियाई रिलीज़ होते हैं जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो एटॉमिक नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 2, मास नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि -1 है,
सो डॉटर न्यूक्लियोटाइड का जो एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज बाय 1 होगा और मास नंबर के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। और बीटा गैमा डीके के अंदर मास में और एटॉमिक नंबर में दोनों में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। जस्ट जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से जो है एनर्जी को रिलीज़ करके अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी को देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। देन हमने रेडिएशंस को जो है वो स्टडी किया कि बैकग्राउंड रेडिएशंस कौन सी होती हैं। एंड देन हमने जो है वो 3 टाइप के डिकेज जो हैं रेडिएशंस के अंदर जो हो सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी इशू हो किसी टॉपिक को समझने में, किसी बात को समझने में, तो आप मेरे से जो है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं।